Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal, hello. I am Dr. Umar Hamid and this video is the part of series of History of Art. I am teaching a course, so I thought why not create some detailed video for Pakistani and Indian students ताकि History of Art को आसान जुबान में समझा जाए। इस वीडियो में हम आइस एज के खात्मे के बाद आर्ट के इर्तिका का जायजा लेंगे, जब इंसानों ने आइस एज की सख्तियों से निकलकर ज्यादा मोतदल माहौल में कदम रखा तो उनकी तख्लीकी सलाहियतें भी मजीद निखर कर सामने आई। इस दौर में इंसानों ने न सिर्फ शिकार और खुराक की तलाश के तरीकों में महारत हासिल की, बल्कि अपने जज्बात, ख्यालात और अकायद को आर्ट के जरिए जाहिर करने के नए रास्ते भी तलाश किए। बर्फानी दौर के बाद के फन पारे जैसे कि मुजस्मे, पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर इस बात का सबूत है कि इंसान ने अपनी दुनिया को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी और जज्बाती तौर पर भी समझना शुरू कर दिया था। गारों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और मजहबी मुजस्मे इस बात का इजहार करते हैं कि इंसानों ने जिंदगी, मौत और कायनात के बारे में गहरे सवालात उठाना शुरू कर दिए थे। इस वीडियो में हम उन आर्टिफैक्ट या फन पारों का जिक्र करेंगे जो इंसानी तारीख में एक नया बाब खोलते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह कदीम आर्टिस्ट ने अपनी दुनिया को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए समेटा और आने वाली नस्लों के लिए एक विरसा छोड़ा जो आज भी हमें हैरान कर देता है। आइस एज के आखिरी हिस्से तक बहुत सा आर्ट प्रोड्यूस हुआ और उनमें से बहुत सी पेंटिंग्स अब मिल रही हैं और ये हैरान कुन बात है कि हमें इन पेंटिंग्स के बारे में 19वीं सेंचुरी तक कुछ नहीं पता था। पहली पेंटिंग्स जो डिस्कवर हुई वो अल्तमीरा थी। ये भी एक इत्तेफाक था कि एक लड़का इस केव में गिर गया और जब उसे बचाया गया तो उसने केव की सीलिंग पे बने बाइसन के बारे में बताया। पहले किसी ने ये नहीं देखा था क्योंकि ये केव बहुत नीची थी और लोग झुके रहते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर नहीं देखा। मगर वो लड़का जो छोटा था ऊपर देख सकता था और उसने बाइसन और पेंटिंग्स देखी। अब शुरू में लोगों ने इन पेंटिंग्स को फर्जी समझा, मगर बाद में लॉसो 1940 में डिस्कवर हुई और बहुत सारी दूसरी केव्स डिस्कवर हुई, जैसे कॉस्किया 1985 में, शौवत केव 1995 में मिली। ये सब कुछ वाकई बहुत हैरत अंगेज है और पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है। ये पेंटिंग्स घोड़ों, बाइसन और दूसरे आइस एज के जानवरों की बहुत बारीक और जबरदस्त तस्वीरें हैं। अब हम उस एरिया का नक्शा देखते हैं। यह है यूरोप। हम बहुत सारे मैप्स देखेंगे और ज्यादा केव साइट्स इस यूरोप के इस हिस्से से हैं, साउदर्न फ्रांस और स्पेन से। कुछ केव्स मेडिटेरेनियन के गिर्द भी हैं, मगर ज्यादा केव्स यहीं पाई गई हैं पायरेनीज के आसपास, जो कि स्पेन और फ्रांस को डिवाइड करता है। अब फ्रांस में अल्तमीरा यहाँ है और लॉसो यहाँ है। अब देखेंगे कि ज्यादा केव समुंदर के करीब है और ये एक अहम बात है। याद रहे कि ये सब आइस एज के दौरान था, जब ज्यादा बर्फ थी और समंदर का पानी नीचे था। इसलिए आज जो केव्स कोस्ट पे हैं उस वक्त वो जमीन के अंदर बहुत दूर तक थी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी केव साइट्स शायद पानी में डूब गई हैं। अब हम उन साइट्स का एक नक्शा देखते हैं। ये बेहतरीन तरीका है समझने का कि ये साइट्स किस जगह वाक़ हैं। अगर आप देखें, हम सब स्पेन के साउदर्न कोस्ट पर जा रहे हैं और यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी के करीब अल्तमीरा केव वाक़ है। ये केव बहुत नीची थी और ज्यादातर बाइसन सीलिंग पर पेंट किए गए हैं। अगर आप देखें तो आपको सीलिंग पर कुछ नोजल्स नजर आएंगे जो छोटी सी उभरी हुई शेप्स हैं। इन लोगों ने इन बम्प्स या उभार को बाइसन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि पेंटिंग सीलिंग्स की दरारों और सरफेस के लेआउट को फॉलो करती है, जो वाकई बहुत ही रिमार्केबल है। ये एक अहम बात है जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। एक और चीज जो हम देखते हैं वो ये कि पेंटिंग्स बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक हैं। ये लोग इन जानवरों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। ज्यादातर जो सब्जेक्ट मैटर है वो आइस एज के जानवर हैं, जो कि बिल्कुल सही हैं क्योंकि ये वही जानवर थे जो ये लोग शिकार करते थे। मगर डिटेल देखें,
बाइसन की बियर्ड का कितना बारीक नक्शा है। मुझे ये बहुत पसंद आया कि इन्हें ये भी पता था कि अगर आप एक बाइसन को देख रहे हैं तो उसकी एक टांग इस तरह से पीछे की तरफ होगी। इन पेंटिंग्स में मॉडलिंग का सीन है। कुछ हिस्सों को शैडोड और हाईलाइटेड किया गया है और कुछ हिस्सों को 3 डायमेंशनल में बनाया गया है। इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर के आर्ट स्टूडेंट्स को डायमेंशंस और पर्सपेक्टिव्स का इतना पता नहीं होता जितना इन आर्टिस्ट को था। ये वाकई ब्रेथ टेकिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंपेलिंग आर्ट पीसेस हैं। अब हम कुछ केव आर्ट की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये पेंटिंग कैसे बनाई गई थी, जिसमें पेंट को सीधा अपने मुंह से दीवार पर ब्लो किया जाता था। वो पेंट अपने मुंह में लेकर दीवार पर फूंकते थे। कभी कभी ये भी देखा गया है कि शायद वो पेंट किसी जानवर की हड्डी से बने वेसल में डालकर उसके ऊपर से ब्लो करते थे ताकि पेंट दीवार पर फैल जाए। लेकिन चाहे जैसे भी किया गया हो, इनकी टेक्निक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी। पेंटिंग्स मिनरल पिगमेंट से बनी है, जैसे कि लैम्प ब्लैक, येलो ऑकर और रेड ऑकर। ये पिगमेंट्स हर जगह नहीं मिलते, इन्हें ढूंढना पड़ता था या माइन से निकालना पड़ता था। अगर सिर्फ पिगमेंट्स दीवार पर ब्लो करेंगे तो वो ज्यादा अरसे तक नहीं चिपकेंगे या नहीं ठहरेंगे। इन लोगों ने जानवरों की चर्बी चुबाकर उसे पेंट के साथ मिक्स किया ताकि पेंट दीवार पर चिपक सके। हर पेंट में बाइंडर होता है जो उसे दीवार पर स्टिक करने में मदद देता है। पेंट को दीवार पर ब्लो करना भी एक मैजिकल तरीका था, जैसे अपनी सांसों के जरिए पेंटिंग्स में जिंदगी फूंक रहे हों। हाथ के नक्श बनाने के लिए वो अपना हाथ दीवार पर रखकर उसके आसपास ब्लो करते थे। इसमें एक सेंस था कि केव आर्टिस्ट अपनी आइडेंटिटी या अपना एक सिंबल वहां छोड़ रहे हैं, जैसे अपना हाथ स्टेंसिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट को ये टेक्निक ट्राई करवाई थी। सीखने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो ये वाकई बहुत अच्छा काम करती है। लॉसो केव शायद सबसे मशहूर है क्योंकि इसमें हॉल ऑफ बुल्स है, जहां दर्जनों जानवर पेंट किए गए हैं। लॉसो फ्रांस में वाक़ है। आजकल अगर आप यहाँ जाएं तो असल केव में नहीं जा सकते। उन्होंने एक फेक लॉसो बनाया है जो असल केव के बिल्कुल रेप्लिका है। इतने ज्यादा लोग असल केव में जा रहे थे कि उनकी सांसों की नमी पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए असल केव में सिर्फ आर्ट हिस्टोरियन को जाने दिया जाता है। बाकी लोग फेक केव में जाते हैं जो असल के बिल्कुल बराबर है। फेक केव में भी वही पेंटिंग है जो असल में थी और ये वाकई एक रिमार्केबल रिप्रोडक्शन है। वहाँ दर्जनों जानवर जैसे कि बड़े बुल्स और हॉर्सेस की पेंटिंग्स हैं। सोलिटेरियंस ने ये पेंटिंग्स बनाई थी और ये लोग घोड़ों का शिकार करते थे, जबकि अभी तक घोड़ों को पालतू नहीं बनाया गया था। अभी भी नई केव्स डिस्कवर की जा रही हैं, जैसे कि शौवत और कॉस्किया। शौवत बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पहली मर्तबा जंगली जानवर जैसे कि लॉयंस और हाइनस को दिखाया गया है। कॉस्क्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये समंदर के करीब है। ये स्कूबा डाइवर्स ने डिस्कवर की थी। स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर घुसकर एक सूखे हिस्से में पहुंचे और वहां केव पेंटिंग्स मिली। ये पेंटिंग समंदर के जानवरों की थी, जैसे कि ग्रेट ऑक्स, जो कि बड़े फ्लाइटलेस परिंदे थे जो कोस्ट पर रहते थे। हम मान सकते हैं कि जब समंदर का पानी नीचे था, ये केव सूखे इलाकों में थी। शायद बहुत सी और केव्स भी पानी में डूब गई हैं। आज के दौर में भी 80% लोग समंदर के करीब रहते हैं और शायद उस वक्त भी यही था, क्योंकि समंदर के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। जानवर और ग्रेट ऑक्स जो शिकार के लिए मिलते थे, ये जानवर आपको मिलते हैं शौवत केव में, जो वाकई हैरत अंगेज। ऐसे लगता है कि ये लोग शिकार की दुनिया का खुद को भाई लोग समझते थे, क्योंकि उनकी केव में कुछ बहुत खतरनाक जानवरों की पेंटिंग्स हैं, जैसे कि लेपर्ड्स, हाइनस लॉयंस और वुली राइनोस। बहुत टफ जानवरों की तस्वीरें हैं। तो शायद इन लोगों को अपने ऊपर कुछ खास ही घमंड था। हम ये भी समझते हैं कि ये अपने शिकार किए हुए जानवरों की तस्वीरें बना रहे थे। लेकिन यहाँ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेंटिंग असल में किस लिए थी। इस सीन को देखें जिसमें वुली राइनो है।
आप देख सकते हैं कि इस जानवर को बहुत बार ओवर पेंट किया गया है। उसका हॉर्न कम से कम 7 मर्तबा पेंट किया गया है। तो ये सब कुछ क्या था? केव आर्ट का मकसद क्या था? असल जवाब यही है कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें बहुत से क्लूज मिलती हैं। सबसे बड़ा क्लू ये है कि ये जगह रहने के लिए नहीं थी। यहाँ कोई ट्रैश पिट, जमीन पर चलने के निशान या आग जलाने के निशान नहीं मिलते, जिससे साबित होता है कि ये लोग यहाँ खाना नहीं पकाते थे या कचरा नहीं फेंकते थे। जब पहले एक्सप्लोरर्स 19th सेंचुरी में इन केव में गए तो उनके टॉर्चेस ने दीवारों पर स्क्रॉच मार्क्स छोड़ दिए, लेकिन प्री हिस्टोरिक दौर के स्क्रॉच मार्क्स वहां नहीं मिलते। तो उन लोगों ने रोशनी कैसे की? इन लोगों ने पत्थरों के शैलो बाउल्स की शक्ल देकर लालटेनें बनाई और जानवरों के जिस्म की सख्त हिस्सों से रस्सी बनाकर इस्तेमाल किया। इस तरह उन्होंने रोशनी हासिल की थी। ये जगह मुकद्दस थी, रहने के लिए नहीं थी। कभी कभार ये केव पेंटिंग्स कई मीटर्स अंदर होती हैं। ये लोग केव में बिल्कुल गहराइयों में पेंटिंग्स किया करते थे, ना कि सिर्फ एंट्रेंस के आसपास जहां रहना थोड़ा आसान होता है। शायद ये केव्स की गहराई में जाना एक बहुत राज भरी और मिस्टिकल चीज थी, जैसे कि ये लोग जमीन की असल तक पहुंचना चाहते थे। हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये रिन्यूएबल रिचुअल्स या सही रास्ते की तलाश थी, लेकिन ये सिर्फ एक गैस, एक अंदाजा है, कोई यकीनी मालूमात नहीं। कुछ केव्स में हजारों सालों तक पेंटिंग्स होती रही, यानी हर नस्ल वापस आकर इन केव्स में पेंटिंग करती रही। इस तरह ये केव्स इंसानी तारीख की सबसे पुरानी रिलीजियस जगह बन गई हैं जो अब तक एक्टिव है। सब्जेक्ट मैटर ज्यादातर आइस एज के जानवर हैं, लेकिन कुछ फर्क भी हैं, जैसे कि ग्रेट ऑक्स। ऐसा लगता है कि ये लोग उन जानवरों की तस्वीरें बना रहे थे जो ये शिकार करते थे। इन पेंटिंग्स का स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ पेंटिंग तकरीबन 20 फुट तक बड़ी हैं, कुछ 30 फुट, जो असल जानवर से बहुत बड़ी हैं। कुछ पेंटिंग लाइफ साइज से छोटी हैं। पेंटिंग्स का स्केल कंसिस्टेंट नहीं है और बहुत सी पेंटिंग ओवर पेंटेड है। जब आप इन पेंटिंग्स को देखते हैं, आप शायद सोचते हैं कि ये जानवरों का एक ग्रुप या हर्ड है, लेकिन असल में ये एक जानवर की अलग अलग पेंटिंग है जो पिछली पेंटिंग के ऊपर बनाई गई। आप देख सकते हैं कि ये बाइसन इस हॉर्स के ऊपर ओवरलैप हो रहा है और ये बाइसन दूसरे बाइसन के ऊपर। आप लॉसो केव में हॉल ऑफ बुल्स देख सकते हैं, जहां पहले एक जानवर पेंट किया गया और फिर किसी आर्टिस्ट ने आकर उसके ऊपर एक और जानवर पेंट कर दिया। सम टाइम वो पिछले जानवर से बड़ा था। इससे ये अंदाजा होता है कि तस्वीर खुद से ज्यादा अहम नहीं थी, बल्कि इस तस्वीर को पेंट करने का रिचुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और जब वो रस्म, वो रिचुअल खत्म हो जाता तो उस तस्वीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन शायद और कोई भी आर्टिस्ट उसके ऊपर दूसरी तस्वीर बना लेता। हम ये भी देखते हैं कि तस्वीर को दोबारा इस्तेमाल किया जाता था या उसे दोबारा पेंट किया जाता था। यहाँ एक लॉइन है जो एक दफा पेंट किया गया था, लेकिन फिर उस लॉइन को दोबारा एक नई आंख बनाकर पेंट किया गया और फिर उसका नया सर पेंट किया गया। 2 लॉइन साइड बाय साइड नहीं है, बल्कि ये वही लॉइन है जिसका सर कई दफा दोबारा बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं एक घोड़े के साथ भी, जहां घोड़े के सर पर मल्टीपल दफा दोबारा पेंट किया गया। ये कोई घोड़ों का हर्ड नहीं, बल्कि एक ही घोड़ा है जिसके सर कई मर्तबा दोबारा बनाया गया। यहाँ एक मैमथ है जो पेंट नहीं किया गया, बल्कि दीवार में स्क्रैच किया गया है। मैमथ की पहली दफा बैक बनाई गई और फिर दूसरी दफा उसकी दूसरी साइड बनाई गई। शॉवत केव में भी हम यही देखते हैं कि पहले इटरेशन, दूसरा और फिर तीसरा इटरेशन बनाया गया। इटरेशंस मीन रिपीट समथिंग। तो सवाल यह है कि एक जानवर पहली दफा क्यों बनाए गए और फिर क्यों दोबारा बनाए गए? ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये हर्ड नहीं है, बल्कि एक एक जानवर है और उनको दोबारा पेंट करना या रीड्रॉ करना किसी तरह जानवर की रूह को रिन्यू करता है। एक बहुत बड़ा क्लू तब मिला जब किसी ने देखा कि सिर्फ ओवरलैपिंग और रीड्रॉइंग नहीं हुई थी, बल्कि कुछ स्ट्राइक मार्क्स भी थे।
ये स्ट्राइक मार्क्स पेंट नहीं किए गए बल्कि स्टोन टूल जैसे कि स्टोन स्पीयर पॉइंटर से बनाए गए थे। तब हम ये देख रहे हैं कि ये जानवरों का सिंबॉलिक किलिंग थी और उनका रिन्यूअल भी। आप जानवर की तस्वीर पेंट करते हैं और ये पेंटिंग बहुत प्रोफेशनल तरह से बनाई गई थी, इसलिए हमें यकीन करना पड़ता है कि ये लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे जो इन पेंटिंग्स को बनाते थे। शायद ये आर्टिस्ट अपने दौर के शैमन थे, यानी स्पिरिचुअल गाइड्स समझा जाता था। आप केव के अंदर जाते और शैमन जानवर की तस्वीर पेंट करता। शायद ये वो जानवर था जिसे आप शिकार करने जा रहे हैं, या शायद आप एक नया शिकारी थे और ये आपका पहला शिकार था। फिर आप अपनी स्टोन नाइफ या स्टोन स्पीयर से जानवर को मारते। इसे सिंपैथेटिक मैजिक कहा जाता है। सिंपैथेटिक मैजिक में एक चीज दूसरी चीज पर असर डालती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका वुडू डॉल है। अगर आप वुडू डॉल पर पिन लगाते हैं तो जिस शख्स का वुडू डॉल रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस जगह पर दर्द महसूस करेगा जहां पिन लगाई गई। ये कॉन्सेप्ट यहां भी काम करता था। आप केव में जाते, जानवर की तस्वीर बनाते और फिर उसे सिंबॉलिकली मारते। इससे आपको असल शिकार में जानवर पर काबू मिलता और आपका शिकार कामयाब होता। एक और तरीका ये सोचने का है कि शायद ये उल्टा होगा। जब आप कोई जानवर या कोई जिंदा चीज मारते हैं तो ऑब्वियसली वो रुक जाती है और उसकी रूह और उसकी अनीमिया उसके जिस्म से निकल जाती है। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसकी रूह या वाइटैलिटी चली जाती है। लोग शायद पहले भी रूह और स्पिरिट पर वैसे ही यकीन रखते थे जैसे हम आज रखते हैं, तकरीबन उसी तरह रखते थे। बहुत सी नेटिव अमेरिकन ट्राइब में ये आम रवायत थी जब आप किसी जानवर जैसे बियर का शिकार करते हैं तो आप उस जानवर को एहतराम देते हैं। आप उसे किसी तरह की ऑफरिंग देते हैं जैसे कि टबैको या कोई रिचुअल, ताकि उस जानवर की रूह को खुश कर सकें। आप उससे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मार दिया लेकिन मुझे ज़रूरत थी, मगर आप प्लीज मुझे हॉन्ट ना करना, मैं रात को उठकर कोई डरावनी चीज नहीं देखना चाहता। शायद यही मकसद था कि आप शिकार से पहले नहीं बल्कि शिकार के बाद भी रिचुअल करते। लोग केव के अंदर जाते जो शायद अंडरवर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती थी और आप जानवर की रूह को मारकर उसे दीवार पर पिन कर देते ताकि वो रूह आपको हॉन्ट ना कर सके। लेकिन जो भी था, ये वाज़ेह है कि ये लोग इस प्रोसेस के लिए काफ़ी प्रैग्मेटिक थे। आप देख सकते हैं जैसे हमारे राइनो का एग्जाम्पल जो शायद 7 दफ़ा मारा गया। अगर तस्वीर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है तो क्यों उसे दोबारा बनाया जाए? कुछ और डिटेल्स भी हैं जो ये जाहिर करती हैं कि ये लोग रूहानी तजुर्बा करने की कोशिश कर रहे थे। अल्तमीरा केव जो याद करें जहां उन्होंने बाइसन को नेशनल मॉड्यूल्स पर पेंट किया था जो पहाड़ों में ऑलरेडी थे। आप देख सकते हैं कि नेशनल क्रैक्स और फॉर्म्स में बाइसन का पूरा जिस्म फिट हो जाता है। ये इस बात की निशानी है कि ये लोग केव के अंदर जानवर को इम्पोज के लिए नहीं जाते थे बल्कि उन्हें केव के अंदर जाकर उस जानवर को ढूंढना होता था। वो एक विजन स्टेट में चले जाते थे और केव की दीवारों पर देखते जब तक उन्हें जानवर नजर नहीं आता। फिर आर्टिस्ट उस तस्वीर को लिबरेट करता जो वो ऑलरेडी केव में देख चुका होता। वो सिर्फ अपनी देखने वाली तस्वीर को मजीद खूबसूरत और मजबूत बनाता। इसका सबूत हम और जगहों पर भी देखते हैं जैसे स्पीयर थ्रोअर वेट में। उस वक़्त बो और एरो नहीं थी तो ये लोग लंबी स्टिक का इस्तेमाल करते थे जो लीवर का काम देती थी। अब स्पीयर को स्टिक के आखिर पर लगाते और ये आपके हाथ की एक्सटेंशन होती। अगर आप इस पर वेट लगाते तो आपको ज्यादा मोमेंटम मिलता। आर्टिस्ट उस मटेरियल के अंदर जानवर को देखकर उसे फिट करता था, ना कि मटेरियल पर जानवर इंपोज करता। आप देख सकते हैं कि बहुत केयरफुली बाइसन के पैर बनाए गए हैं और उसका सर एंटलियर की शेप में बेंड किया गया है। ये सिर्फ वक्त बचाने का तरीका नहीं था बल्कि ये उस ऑब्जेक्ट की रूह का एहतराम भी बहुत करता था।
आज भी बहुत सारे स्कल्प्टर्स कहते हैं कि आप स्टोन को नहीं स्कल्प्ट करते बल्कि स्टोन से तस्वीर को रिलीज करते हैं। स्टोन के अंदर जो स्कल्पचर छुपा होता है उसे निकालते हैं। ये एविडेंस पैराडोलिया का भी हो सकता है। पैराडोलिया वो चीज़ है जिसमें हम आम सी चीज़ों में कुछ तस्वीरें, कुछ शेप्स देखते हैं, जैसे बादलों में कुछ चेहरों का नजर आना या किसी और चीज़ में किसी ऑब्जेक्टिव चीज़ का देखना। मैकापेन्स गेट पेबल का एग्जाम्पल याद करें, जिसमें लोगों ने पत्थर में चेहरा देखा था। ये कॉन्सेप्ट फर्क नहीं रखता। ये आर्टिस्ट अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो दीवार में ऑलरेडी मौजूद चेहरों को देख रहे हैं, ना कि नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से इंस्पायर होते हैं और अपने विजनरी स्टेट में इन इमेजेस को ढूंढते हैं। कुछ केव पेंटिंग्स में ऐसी इंडिकेशंस हैं जो कुछ नैरेटिव या कहानी को जाहिर करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ हमें एक तस्वीर नज़र आती है जिसमें एक शख्स बाइसन की खाल के नीचे छुपा है। हमें पता है कि नेटिव अमेरिकन और दूसरी कौमें बाइसन की खाल में छुपकर हर्ड्स के पास जाती थी ताकि वो जानवर के करीब पहुंचकर उन्हें शिकार कर सके। शायद यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, यानी ये तस्वीर सिर्फ सक्सेसफुल शिकार के लिए नहीं बल्कि एक कहानी भी सुना रही है। लेसो केव में भी ऐसी एग्जाम्पल मिलती हैं जिसमें शायद एक कहानी सुनाई जा रही है। यहाँ हमें एक शख्स नजर आता है जो बाइसन की गलत साइड पर है और बाइसन उसे कुचल रहा है। हम देख सकते हैं कि बाइसन को एक स्पीयर मारा गया है और उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई हैं। ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये कहानी का अंदाजा देती है। ज्यादातर ये तस्वीरें रिचुअल के लिए हैं, लेकिन इनमें कहानी सुनाने की सलाहियत भी है। ये हमें पैलेलिथिक पीरियड की सबसे पुरानी स्कल्पचर्स तक ले जाती है, जिसमें वेनस फिगरीन सबसे प्रोमिनेंट है। वैसे वेनस रोमन्स देवी को कहते हैं जो मोहब्बत और फर्टिलिटी से रिलेट करती थी, लेकिन हमें नहीं पता कि ये स्कल्पचर वाकई वेनस को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि देखने में ये फर्टिलिटी ऑब्जेक्ट्स लगती हैं, इसलिए इन्हें वेनस फिगरीन्स कहा जाता है। ये एक खूबसूरत फिगरीन है जो मैमथ आइवरी से बनाई गई थी, हालांकि ये बहुत बुरी हालत में है। इसकी रेस्टोरेशन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें बहुत बड़े हिप्स हैं, बड़े ब्रेस्ट, और एम्फेसिस फेस या बॉडी के दूसरों हिस्सों पर नहीं है। ना तो हाथ दिखाए गए हैं और ना टोज और ना ही फेस। ये सिर्फ ब्रेस्ट और बटक्स को हाईलाइट करती है। ये फीचर्स सब वेनस फिगरीन्स में आम है। इस पीरियड की सबसे मशहूर वेनस फिगरीन है वेनस ऑफ द वेलेंडॉर्फ, जो वेलेंडॉर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिली थी। इसमें एक औरत को दिखाया गया है जिसके बड़े हिप्स हैं और बड़े ब्रेस्ट हैं। हाथ ब्रेस्ट पर रेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं है। इन वीनस फिगरीन की एक खास बात है कि ये बहुत छोटी होती हैं। सबसे बड़ी फिगरीन तकरीबन 4 से 5 इंच की है। ये वाली फिगरीन सिर्फ 4 इंच लंबी है, जो हाथ में अच्छी तरह फिट हो जाती है। ये इस बात का इशारा करती है कि ये पर्सनल आइटम्स थी, शायद टॉटम्स या तिलिस्मन्स। कुछ एविडेंसेस से ये भी अंदाजा लगाया गया है कि शायद ये डॉल्स जैसी कोई चीजें थी। इन फिगरीन्स में एक अजीब बात यह है कि इनमें फेसेस नहीं। ये वाली फिगरीन वेनस ऑफ बेस्मोपी में फेस है, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि विग्स या हेड्रेस को रिप्रेजेंट करती है और ये बाल नहीं है। शायद ये इंसानी शक्ल का एक स्टाइलाइज्ड एब्स्ट्रैक्शन है। वेनस ऑफ वेलेंडॉर्फ के केस में फेस को नहीं दिखाया गया। उसकी बास्केट जैसी हेड्रेस ने पूरे फेस को कवर किया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि ये फिगर्स इतनी एब्स्ट्रैक्ट क्यों हैं? जब हम इन्हें देखते हैं, जैसे कि लॉजल वुमन, वेनस ऑफ वेलेंडॉर्फ या वेनस ऑफ लेस्मन, तो हमें नजर आता है कि ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और स्टाइलाइज्ड है। यहाँ मुझे कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करानी है जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आर्ट हिस्ट्री में, जैसे कि नेचुरलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। नेचुरलिज्म का मतलब है कि कोई भी आर्ट जो नेचर की नकल करे और हम उसको हूबहू बनाने की कोशिश करें, इसको नेचुरलिज्म कहते हैं। इसे रियलिज्म भी कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक टाइम में
हमें बहुत ही नेचुरलिस्टिक आर्ट नजर आता है जो अपने वक्त के लिहाज से बहुत आगे था। ये आर्ट पर्सपेक्टिव का एक्यूरेट सेंस रखता है, डिटेल का, एनाटॉमी का और मॉडलिंग का बहुत अच्छा सेंस है जो क्रिएचर्स को नेचुरल फॉर्म में दिखाता है। एब्स्ट्रैक्शन दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो नेचर जैसी नहीं दिखती, ऐसी चीजें जो ज्यादा एग्जैजरेट की गई हों। औरतें असल में ऐसी ही दिखाई गई हैं। वेनस फिगरीन आज के ज़माने में बॉडी इमेजेस इशू है, लेकिन सोचिए कि प्री हिस्टोरिक औरतें किस अनरियलिस्टिक बॉडी एक्सपेक्टेशन से गुजरी होंगी। इसलिए ये फिगरीन्स असल औरत को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बल्कि एक स्टाइलाइज्ड तस्वीर है जो किसी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। सवाल ये उठता है कि इंसानी फिगर्स इतनी स्टाइलाइज्ड क्यों होती हैं? इंसानी फिगर्स केव पेंटिंग में बहुत कम है और वो भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट। जानवर ज़्यादा नेचुरलिस्टिक हैं, लेकिन इंसानी तस्वीरें अमूमी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट बनाई गई। जब आप इस शख्स को देखते हैं तो इसका सर परिंदे जैसा है और ये वाज़ेह है कि आर्टिस्ट ने हमें ये दिखाना चाहा है कि ये एक मेल है, लेकिन उसके अलावा ये सिर्फ एक सिंपल स्टिक फिगर है। आर्टिस्ट ने इंसानी शक्ल को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी जानवरों को देता था। शायद इसकी वजह कोई रिलीजियस प्रोहिबिशन या प्रैक्टिस भी हो सकती है। शायद ये सोच थी कि अगर आप किसी इंसानी शख्सियत की लाइकनेस बनाते हैं तो आप उसकी रूह को कैप्चर करते हैं। और अगर हम इसे सिंपैथेटिक मैजिक के लिहाज से देखें तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जानवर की तस्वीर बनाकर उसकी रूह को कैप्चर किया जाए। तो हो सकता है कि इंसानों की तस्वीर बनाने पर पाबंदी थी ताकि किसी इंसानी रूह को चुराने का इल्जाम ना लगे। ये डिस्कशन हमें नेचुरलिज्म और एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तक ले जाती है। सब कल्चर्स ने नेचुरलिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को डेवलप किया है, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में इसका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। वेस्टर्न कल्चर्स में नेचुरलिस्टिक आर्ट को अच्छा आर्ट माना जाता था, खास तौर पर 20th सेंचुरी तक, क्योंकि वहां नेचुरलिज्म की बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन थी। लेकिन यहाँ अच्छा या बुरा होने का सवाल नहीं है, बल्कि यह है कि किस कॉन्टेक्स्ट के लिए कौन सा स्टाइल ज्यादा मुनासिब है। कभी कभी एब्स्ट्रैक्शन लाइकनेस से ज्यादा बेहतर हो जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपको सिर्फ खुशी का इजहार करना है तो एक स्माइली फेस बनाना बहुत आसान और फायदेमंद होगा, बजाय इसके कि आप एक डिटेल चेहरा बनाएं जिसमें कान, जिसमें नाक और माथा और सब कुछ। ये ज़्यादा आसान होता है सब चीज़ों को छोड़कर एक सिंपल तस्वीर बनाना। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टाइल बेहतर है, बल्कि सवाल ये है कि कौन सा स्टाइल उस हालात या कॉन्टेक्स्ट के लिए बेहतर है जिसमें आप क्रिएट कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आर्ट हिस्टोरियन हैंस बेल्टिंग ने अपनी किताब इमेजेस इन द एरा बिफोर आर्ट में डिस्कस की है। ये किताब मिडिवल आर्ट के बारे में है और बेल्टिंग ये कहते हैं कि इमेजेस को समझने के दो तरीके हैं। एक है लाइकनेस, जिसमें आर्टवर्क असल चीज़ जैसे दिखता है और असल ज़िंदगी में उसके अपीयरेंस को कैप्चर करने की कोशिश करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंस, जिसमें आर्टवर्क असल में कैसे दिखता है या किसी को कैसे जाहिर होता है ये मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी प्रेजेंस को कन्वे करने के लिए होता है। जब हम बाइसन की पेंटिंग्स को देखते हैं तो ये वाज़ेह है कि ये लाइकनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाइसन की प्रेजेंस को जाहिर कर सकें। वहाँ वेनस फिगरीन्स के केस में सिर्फ प्रेजेंस कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, लाइकनेस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं, यानी कभी कभी प्रेजेंस को लाइकनेस के जरिए भी कन्वे किया जाता है और कभी एब्स्ट्रैक्शन के जरिए भी। मिसाल के तौर पर एक क्रॉस असल में जीसस क्राइस्ट का इमेज नहीं होता, लेकिन क्रिश्चियन के लिए ये उनकी प्रेजेंस को जाहिर करता है, चाहे ये एक सिंप्लीफाइड या सिंबॉलिक तरीका है। कभी कभी जब एक पेंटिंग इतनी ज्यादा लाइफ लाइक होती है तो लोग कहते हैं ये थोड़ी सी एरी दिखती है, जैसे वो शख्स वहां असल में मौजूद हो। इस तरह लाइकनेस और प्रेजेंस कभी कभार एक दूसरे से मिल जाती हैं। ये सब हमें दोबारा इस सवाल की तरफ लेकर जाता है कि अगर ये लोग बाइसन की प्रेजेंस को कैप्चर करने के लिए लाइकनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इंसानी शक्ल को रिप्रेजेंट करते वक्त वो एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल
क्यों करते हैं। और ये बात वापस हमें पर्सनल तलिस्मन्स का कॉन्सेप्ट तक ले जाती है, यानी ऐसी चीजें जो हम अपने पास रखते हैं किसी भी खास मकसद के लिए, उनको कैरी करते हैं और कभी कभी जादू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये इंसान की फितरत है कि वो अपनी चीजों को याद रखना चाहता है और ऐसी चीज जो गुजर जाए उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता है। सोचिए जरा, उस वक्त इन्फेंट मोर्टेलिटी और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी का रेट 50% से ज्यादा था। इसका मतलब था कि आधी आबादी अडल्टहुड तक नहीं पहुंच पाती। कई औरतें चाइल्ड बर्थ के दौरान में मर जाती थी। आज के दौर में हम मॉडर्न हॉस्पिटल्स और मेडिसिन के ज़माने में रहते हैं, लेकिन पैलियोलिथिक में चाइल्ड बर्थ बहुत ख़तरनाक था और इस चीज़ के लिहाज से वो लोग बहुत कंसर्न होते थे। ये बात भी हमें नोटिस होती है कि वीनस फिगरीन्स में वो फॉर्म्स एम्फेसिस किए गए हैं जो चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रेयरिंग से जुड़े हुए हैं। ये समझने के लिए एक बहुत बड़ा क्लू ये है कि ये पेंटिंग्स या वीनस फिगरीन्स किस लिए थी। ये टूल्स थी और आर्ट भी एक टूल है। ये एक ट्रेडिशनल टूल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टूल थी जो आपको उन चीज़ों को मैनेज करने में मदद करता है जो आप मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप पैलियोलिथिक में भूखे हैं, आप एक स्पीयर बना सकते हैं, जानवर का शिकार करके उसे खा सकते हैं। अगर ठंड लगती है तो आप उसकी खाल उतार कर उसे पहन सकते हैं और अपने आप को गर्म रख सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं जब आपको बेचैनी होती है? अगर आपको इस बात का डर हो कि शिकार में नाकामी हो जाएगी, जो जिंदगी और मौत का सवाल हो सकती है, तो आप क्या करते हैं? अगर आप अपनी बीवी के आने वाली चाइल्ड बर्थ के बारे में बेचैन हैं, तो आप क्या करते हैं? ये बहुत ही रिस्की चीजें होती हैं और आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आर्ट इस बात का एक तरीका है कि हम अपने इंटरनल इमोशंस को एक्सटर्नल बना सकें। ये हमें एक फिजिकल ऑब्जेक्ट देता है जिससे हम इंटरैक्ट कर सकें, ताकि हम अपनी बेचैनी, अपने डर, अपनी उम्मीदें और खुशी को जाहिर कर सकें। ये सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के लिए नहीं, ये पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी हो सकता है, जैसे खुशी, उम्मीद, आफ्टर लाइफ का यकीन। ये सब चीज़ें हमें अपने जज्बात का इजहार करने का एक तरीका देती हैं। इसलिए आर्ट का ये कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिलती है कि ये इंटरनल को एक्सटर्नल बनाने का तरीका है। शायद वेनस और वेलेंड्रॉफ एक माँ ने अपनी बेटी के लिए बनाई जब वो चाइल्ड बेयरिंग एज में आई, या फिर शायद ये एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए बनाई हो, हम नहीं जानते। लेकिन ये एक पर्सनल आइटम जरूर थी जो प्रेगनेंसी के प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाइसन के केस में भी ऐसा ही था। ये इस बात का तरीका था कि हम शिकार में बिल्कुल बेबस नहीं हैं। हम किसी सुप्रीम बीइंग से मदद मांग सकते हैं। चाहे आप मेटाफिजिकल या सुपरनैचुरल पर यकीन रखें या नहीं, ये वाज़ेह है कि इन लोगों को ये चीज़ें उनके अंदर डर पर कंट्रोल देने का एक जरिया थी। चलिए अब इन केव पेंटिंग्स को ज़रा दोबारा देखते हैं। जब आप इस बाइसन को देखते हैं तो इसका सर प्रोफाइल व्यू में है, लेकिन देखिए इसके हॉर्न्स। क्या आपको कुछ अजीब लगता है? हॉर्न्स 3/4 व्यू में है। अगर मैं यहाँ होता तो इससे बेहतर तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता था, लेकिन हॉर्न्स बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं ताकि ये तस्वीर बन सके। यानी आर्टिस्ट ने व्यूज को मिक्स कर दिया है। बाइसन के असर प्रोफाइल व्यू में है, लेकिन हॉर्न्स 3/4 व्यू में है। आप ये हर जगह इन केव्स में देख सकते हैं। यहाँ पर हम कन्वेंशन और नेशनलिज्म की डिस्कशन शुरू करते हैं। हमने पहले ही ये समझ लिया है कि नेशनलिज्म का मतलब है चीज़ों को वैसा पेंट करना जैसे वो असल में दिखते हैं, यानी रियलिस्टिकली। लेकिन कन्वेंशन एक आर्टिस्टिक डिवाइस है जिसका यूज़ आर्टिस्ट वो चीज़ दिखाने के लिए करता है जो वो जानता है या जब वो चाहता है कि एक व्यूअर देखे। आप ये लॉसो केव की पेंटिंग में देख सकते हैं। यहाँ बाइसन का सर प्रोफाइल में है, लेकिन हॉर्न्स 3/4 व्यू में है। आर्टिस्ट ने यहाँ चीट किया है। शौवत केव में आर्टिस्ट को पता था कि हॉर्न्स को अलाइन करना चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि ये कैसे करना है, तो उसने एक हॉर्न दूसरे से थोड़ा पीछे बना दिया। इस सब पॉइंट को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि ये सब बताने के लिए कि पुराने ज़माने से लेकर अब तक कोई आर्ट पूरी तरह से नेचुरलिस्टिक नहीं होती। सब आर्टिस्ट
थोड़ा सा चीट करते हैं। हर आर्टिस्ट प्री हिस्टोरी के वक्त से ही रियलिटी को नहीं बल्कि वो दिखाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि हम देखें। मुझे ये इलस्ट्रेशन बहुत पसंद है क्योंकि स्टिक फिगर किसी इंसान की तरह नहीं लगती, जैसे स्माइली फेस किसी असली चेहरे की तरह नहीं लगती, लेकिन एक कन्वेंशन है, एक तरीका दिखाती है जो हम सच समझते हैं या जो हम चाहते हैं कि लोग समझें। ये रियलिटी पर कॉन्सेप्ट की फतह होना है और ये हमें सिंबलिज्म और आइकॉनोग्राफी की चीज़ें देता है। और वो चीज़ें जो हमें बहुत नेचुरलिस्टिक लगती हैं असल में इतनी नेचुरलिस्टिक नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। कभी कभी हमें ये नज़र नहीं आता और ये एक बहुत ज़रूरी बात है जब हम आर्ट को देखते हैं कि आर्टिस्ट ने ये चीट किया है ताकि वो हमें कुछ और दिखा सके। प्री हिस्टोरिक आर्ट के सबसे पुराने दिनों से लोग ये समझ गए थे कि कुछ ना कुछ बदलना ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक लग सकें। ये लोग फिज़िक्स के लॉज के साथ खेलते थे ताकि चीज़ें काम करें। और इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जो हम यहाँ देखते हैं। अब तक जो कुछ हमने देखा है वो सब कुछ रियलिटी के दायरे में था। ग्रेट ऑक्स वाकई में थे, आइस एज बाइसन और वुली मैमथ्स भी वाकई में थे और कई और अजीब जानवर जो अब मौजूद नहीं हैं लेकिन उस वक्त थे। औरतें भी वाकई में थीं, हालांकि उनके फीचर्स को चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रेयरिंग के लिए एग्जैजरेट किया गया था, लेकिन असल में वो औरतें थीं। लेकिन हमें इस तरह की चीज़ें भी मिलती। ये शायद इंसानी तारीख के सबसे पुराना स्टैचू है जिसे लॉइन मैन या लॉइन गॉड कहा जाता है। कभी कभी इसे लॉइन गॉडेस भी कहा जाता है और इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ये मेल है या फीमेल, लेकिन हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे। ये एक एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड लॉइन है, यानी एक इंसानी जिस्म के साथ लॉइन का सर। तो अगर आपके जिस्म पे बाल हैं तो फख्र से इसे अपना समझें। इंसानी तारीख का सबसे पुराना आर्ट एंथ्रो आर्ट है। ये फिगर एक इंसान की तरह सीधा खड़ा है लेकिन इसका सर लॉइन का है। ये देखते हैं कि इंसानी सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, एक ऐसी एडवांस सोच जो पहले इमेजेस को यूज करके कॉन्सेप्ट कन्वे करती है और अब वो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर नए कॉन्सेप्ट बनाती है। शायद ये लॉइन का स्पिरिट है, ये लॉइन का गॉड या शैमन जो लॉइन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बहुत सी थ्योरीज हैं लेकिन ये वाकई ये जाहिर करता है कि ये लोग रियलिटी से आगे जाकर कॉन्सेप्चुअल सोच रहे थे। चले हम आर्किटेक्चर पर बात करते हैं। एक बहुत बड़ा गलत मफहूम प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में ये है कि ये केवमैन ने बनाया। हालांकि वो केव्स में रहते थे लेकिन जब तक आइस एज तक पहुंचे क्रो-मैगन लोग केव्स में रहना छोड़ चुके थे। असल में केव ज्यादा कन्वीनियंट नहीं थी क्योंकि अगर आप एक शिकारी हैं और आपको जानवरों का पीछा करना है तो केव्स नहीं चलती, आपको जानवरों के साथ मूव करना पड़ता है। इसलिए ये लोग टेंट्स में रहते जो वुडन पोल्स और जानवरों की खाल से बनाया जाता था। रशिया के स्टीपीज में प्रीहिस्टोरिक हट्स की फाउंडेशन मिली है जो इंसानी तारीख के सबसे पुराने आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल है। इन हट्स के अंदर मैमथ की बहुत सी हड्डी मिली। इस मैमथ के स्कल पर इंसाइज्ड डेकोरेशन थी और ये डेकोरेशन पेंट या पिगमेंट से भर जाती। ये एक बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है लेकिन ये दिखाता है कि इस वक्त भी डेकोरेशन और ऑर्नामेंटेशन का एहसास था। केव पेंटिंग इंटरनल को एक्सटर्नल बनाने का तरीका था, सिंपैथेटिक मैजिक के जरिए जिसमें मेटाफिजिकल या मिस्टिकल तरीके से अपनी इन्वायरमेंट पर काबू पाना होता था। लेकिन ये आर्किटेक्चर दिखाता है कि आम चीजों में भी एक एस्थेटिक सेंस थी क्योंकि इंसान शायद खूबसूरती को आज भी पसंद करता है और हमेशा से पसंद करता रहा। आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगली सेशन में वी विल टॉक अबाउट नीलिथिक टाइम्स और हम उसको डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।